नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ आदरणीय संतोष पाठक जी है। अपना प्रोग्राम विग डिबेट विद संतोष पाठक लेकर हाजिर हैं। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार। आज एक बार फिर हम बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं और ये बताएंगे कि लोकतंत्र के सामने कैसे बड़े बड़े तानाशाहों को भी सर झुकाना पड़ता है। शिव जी चर्चा की शुरुआत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब तानाशाहों का जब नाम आया तो फिर इस समय दो ही नाम चर्चा में होते हैं, जिनका एक का नाम है नरेंद्र मोदी, जो देश के सर्वे सर्वा यानी महामहिम प्रधानमंत्री 1008 श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य की उपाधि दे दी गई। अब महामहिम यानी युग पुरुष और नॉन बायोलॉजिकल, कई उनकी परिभाषाएं हैं, गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि दर्शकों का मामला है और दर्शकों को ये उम्मीद है कि जल्दी से वो खबर आ जाए जिसके लिए आज संतोष पाठक जी हमारे बीच आए। तो खबर यह है कि SIR सर का मामला सर से फंस गया है, क्योंकि हमारे मोदी जी को भी लोग सर कहते हैं और इधर भी सर, और सर फाड़ दिया है खड़गे जी ने। इधर मोदी जी की इच्छा है कि उनके एक समकक्ष बनने जा रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समकक्षी से कैसे नाम काटें। जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल की जगह खाली हो तो उप प्रधानाचार्य भी उसके लाइन में होता है, और एक उससे बराबर का जो प्रोफेसर होता है या लेक्चरर होता है वो भी इस लाइन में लगा होता है कि शायद मेरा नाम आ जाए, शायद मेरा नाम आ जाए। जैसे यूपी में 2 डिप्टी CM है, एकाएक CM को हटाया जाए तो कौन से CM का नाम आएगा, तो दोनों प्रयास करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को अपदस्थ करने के लिए, उन्हें पद से बेदखल करने के लिए दिल्ली में शांति चाहिए। अब दिल्ली अशांत है, तो आज के क्या घटनाक्रम है पाठक जी, कितनी अशांत है और कितने सवाल है? देखिए, बड़ी दिलचस्प चीज से शुरुआत करूंगा। आज का पूरा गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी साहब के एक रिकॉर्ड से भरा हुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब लगातार, आज शुक्रवार है ना, लगातार प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। 4078 दिन उनके पूरे हो गए और उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री बनने के मामले में इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। लगातार एक साथ प्रधानमंत्री बनने के मामले में अब उनसे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू आगे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड वो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द जो घमासान मचा हुआ है, बहुत से लोगों को जाना है जिसमें उनका भी नंबर आएगा। खैर, लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत देखिए। आज के दिन आपको और हमारे तमाम दर्शकों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सलाम करना पड़ेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाम करना पड़ेगा, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सलाम करना पड़ेगा कि लोकतंत्र की पद्धति वो ऐसी हमारे देश को दे गए हैं कि बड़े से बड़े मैं करने वाले नेताओं को भी झुकना पड़ता है। नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर है, जिस दिन उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया उसी दिन राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकजुटता से डर कर, परेशान होकर वो सीधे सीधे राहुल गांधी को मनाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। और यहां तक कि विपक्षी इंडिया गठबंधन से डरकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े एजेंडे को, जबकि मोहन भागवत देश की राजधानी दिल्ली में है, वो ना कह दिया उन्होंने कि नहीं नहीं अभी हम इसको लागू नहीं कर सकते, नहीं तो हम फंस जाएंगे। और क्यों डर गए वो? क्योंकि उनका मिशन उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा था, दिल्ली में शांति जैसा आपने जिक्र किया। अब मोदी और शाह एक साथ बहुत सारे फ्रंट पे नहीं लड़ सकते। जब राजनीति में बुरा समय आता है तो ऐसा ही आता है। धनकर कब क्या बोलते हैं वो डर तो उनको सता ही रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जल्द से जल्द हटाना चाहते हैं। पता लगे कि योगी आदित्यनाथ अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सांसदों का समर्थन जुटा ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दिल्ली के फ्रंट पे उनको शांति चाहिए। लेकिन इस दिल्ली के फ्रंट पे शांति लाने के लिए नरेंद्र मोदी झुके, अपने मंत्रियों को भेजा। और क्यों भेजा? आप ये देखिए कि SIR के मसले पर चुनाव आयोग जिस तरह से अड़ा हुआ है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि जी पूरे देश में करेंगे, इससे बड़ी मनमानी तो कोई हो नहीं सकती। तो 83 साल के बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे, 83 साल के बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे जो वीडियो में नजर आ रहे हैं,
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन संसद भवन परिसर में पिछले 5 दिनों से लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है, चर्चा करने की, हंगामा जारी है। आज उन्होंने जो संसद भवन परिसर में जो गांधी प्रतिमा है ना, गांधी प्रतिमा से लेकर जो संसद भवन का जो एंट्री गेट है, नए वाले संसद भवन का मकर द्वार, वहां तक पैदल मार्च किया। वहां जाकर SIR लिखे पोस्टर बैनर को फाड़ा और एक प्रतीकात्मक, जो डस्टबिन आपको दिख रहा है, इसमें वो रखते हुए नजर आए। 5 दिन हो गए इस सप्ताह में। 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई संसद का सत्र चल नहीं पाया। जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे थे कि लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, पहले वो 12 बजे तक स्थगित की जाती रही पिछले चारों दिन, लेकिन आज सीधे ही उनको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित किया, फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। और डरी हुई सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, उन्होंने अपने 2 मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कल वो एक बहुत बड़े मामले में पलट गए हैं, उसका जिक्र भी मैं आगे करूंगा। इन दोनों नेताओं को खड़गे से बातचीत करने के लिए भेजा। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने समय दिया कि ठीक है आइए। इनको लगा कि बुजुर्ग नेता हैं, किसी तरह से मना लेंगे, लेकिन खड़गे साहब ने राहुल गांधी को बुला के पहले बिठा रखा था। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बैठे रहे और मोदी सरकार के 2 दूत, 2 मंत्री, 2 बड़े मंत्री उनको मनाने की कोशिश करते रहे कि सत्र चलने दीजिए। बाद में सरकारी पक्ष की तरफ से खबर प्लांट की गई कि सहमति बन गई है, सोमवार से संसद की कार्रवाई चलेगी। तो ये सहमति 21 जुलाई को क्यों नहीं बनी थी? अगर आप मनाने गए संसद सत्र को चलाने के लिए, तो 5 दिन जो टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी हुई, उसके लिए तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। लेकिन खैर उनको झुकना पड़ा और अब सोमवार को देखते हैं कि विपक्षी गठबंधन इस मसले पर कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि SIR को लेकर चुनाव आयोग की हठधर्मिता। और एक मैंने RSS का जिक्र किया था, वो भी बता देता हूं। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो महासचिव माने जाते हैं, तकनीकी रूप से वो नंबर 2 की दृष्टि में आते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दत्तात्रेय होसबाले साहब ही चला रहे हैं। क्योंकि RSS के बारे में जरा मैं बता दूं दर्शकों को कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघचालक जो है मोहन भागवत, वो सिर्फ चेहरा होते हैं राष्ट्रपति की तरह। RSS को जो डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं, वो उनके जो महासचिव माने जाते हैं सरकारवा, वो चलाते हैं। तो दत्तात्रेय होसबाले साहब ने संविधान 75वीं सालगिरह पर, माफ कीजिएगा, आपातकाल की जो 75वीं सालगिरह को लेकर जो कार्यक्रम तय किया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये मूल संविधान में नहीं था, तो इसको हटाना चाहिए। और सदन के अंदर ये सवाल उठा, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब ने कहा कि नहीं, सरकार की इनको हटाने की कोई योजना नहीं है। यानी मोदी साहब ने सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भावी सरसंघचालक, जो भविष्य में RSS के मुखिया बनने वाले, उनको कह दिया ठहर जाओ, अब ये हम आपके एजेंडे लागू नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी तो पूरे अड़ गए हैं, विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है, बहुत नैरो मार्जिन है। पता लगे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू खिसक गए तो सरकार ही नहीं बचेगी, तो आपका एजेंडा कहां से लागू करेंगे? तो डर देखिए कि राहुल गांधी को मनाना पड़ रहा है, डर देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इंकार करना पड़ रहा है कि हम आपके एजेंडे को लागू नहीं कर सकते। और वो भी उस दिन जब उसी संसद भवन परिसर में, जिसमें लिखित जवाब दिया अर्जुन राम मेघवाल ने, उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा भवन में मोहन भागवत मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे थे। तो सरकार को किस तरह से पिछड़ना पड़ रहा है, ये उसकी एक बानगी है। शिव जी, यहाँ एक इस मामले से अलग हटके एक सवाल छोटा सा और है कि अखिलेश यादव मस्जिद चले गए तो हंगामा हो गया और RSS प्रमुख मौलानाओं के साथ बैठे हैं, तो मीडिया का चुप्पी क्यों? ये दोगलापन ये लोग लाते कहां से है? नहीं, जिस मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है वो सांसद बन गया वहां के जो मौलाना है, तो सांसद बन गए तो उनका घर भी एक तरह से है। अपने घर में उन्होंने अपने नेता को बुला लिया, इसमें कोई राजनीतिक तो होनी नहीं चाहिए थी। तस्वीर भी आ गई, अगर मन में चोर होता समझ तो तस्वीर भी नहीं आती, तस्वीर भी आ गई। और कम से कम ये बात कहने का हक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो नहीं है शिव जी, जो मंदिरों में बैठकर राजनीति करते हैं, जो मंदिर के लिए राजनीति करते हैं, मंदिर पर राजनीति करते हैं। ये पूरा इतिहास जानता है कि चंद्रशेखर साहब के जमाने में लगभग समझौता हो चुका था हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में। और उस समय लालकृष्ण आडवाणी, हालांकि वो भुगत रहे हैं, उस समय लालकृष्ण आडवाणी ने RSS के नेताओं को, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को फोन करके कड़ी फटकार लगाई थी चंद्रशेखर साहब के जमाने में कि समझौता कर लोगे तो भाजपा की सरकार कैसे बनेगी, फिर तो मुद्दा ही मर गया, फिर राजनीति कैसे करेंगे, फिर हमारी सरकार कैसे बनेगी।
तो राम मंदिर उनके लिए धार्मिक या भावनात्मक मुद्दा नहीं था, राम मंदिर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था। जब 1984 के चुनाव में भारतीय जनता ने उनको 2 सीटों पर लाकर पटक दिया था, तब उन्होंने सोचा कि कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे उद्धार किया जाए। तो फिर पालमपुर अधिवेशन हुआ और राम मंदिर का प्रस्ताव वो लेकर आए। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब मैदान में उतर गए, क्योंकि उनको लगा कि राम मंदिर के मुद्दे के सहारे वो हिंदुओं को भावनात्मक रूप से उकसाकर सत्ता तक पहुंच सकते हैं, और हुआ भी। इस मुद्दे पर वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने। फिर बाद में उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथी दलों को जोड़ जाड़ के किसी तरह से सरकार बनाई। हालांकि सरकार बनने के बाद कई तरह की कहानियां आई, लेकिन ये संदर्भ इसलिए मैं उठा रहा हूं कि मंदिर पर राजनीति करने वालों को, मंदिर के अंदर जाकर राजनीति करने वालों को कम से कम इस मुद्दे पर बोलने का तो कोई हक होना ही नहीं चाहिए। बड़ी आपने गंभीर टिप्पणी कर दी है, बहुत एक सटीक जवाब दिया, और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का बस काम ये है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एसआईआर के पोस्टर को फाड़ देते हैं और उस डिस्पोजल बिन में डाल देते हैं। डस्टबिन शायद इसलिए नाम नहीं दिया गया है कि फिर लोग मजाक बनाएंगे, इस बार नाम भी बदला गया है। कांग्रेस के नेता हैं, सपा के नेता हैं, वो जो इमरान मसूद बहुत बोलते हैं, वो सपा के सारे नेताओं से पीछे हैं। आप तो यूपी की राजनीति से बखूबी परिचित हैं, लेकिन आपकी जो एक लाइन है वो मुझे हर्ट कर रही है कि यूपी में अगर बदलाव करना होगा तो दिल्ली में बिल्कुल अमन चैन शांति स्थापित करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। देखिए, अभी मोदी और शाह के विरोधी जो है ना, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो, चाहे वो नागपुर में बैठे हो, चाहे वो लखनऊ में बैठे हो, चाहे वो मुंबई में बैठे हो, मजे लेने के मूड में आए हुए हैं। सरकार फंसी हुई है, आरएसएस ने मामला टाइट कर रखा है, धनखड़ साहब का डर बंद से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, संघ कब क्या कर देगा पता नहीं। नितिन गडकरी के बाद अब ये लोग डरे सहमे हैं कि कौन सा मंत्री निकलकर मोदी सरकार को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में उन्होंने योगी आदित्यनाथ वाला फ्रंट खोल लिया है। तो इन सारे फ्रंट पर एक साथ लड़ पाना मोदी और शाह के लिए अभी संभव नहीं दिख रहा। पहला उनका जो मोर्चा है वो योगी आदित्यनाथ है। तो अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मोर्चे पर फोकस करने के लिए दिल्ली में सोचा कि संसद चलने देने, संसद किसी तरह से चलाना चाहिए, विपक्षी राजनीतिक दलों को किसी तरह से साथ कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम योगी आदित्यनाथ के मोर्चे पर ही फोकस कर सके। और कल निशिकांत दुबे ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की, जिस तरह से मोदी साहब के करीबी ऊर्जा मंत्री, पावर वाले मंत्री, पावर है नहीं उनके पास लेकिन पावर वाले मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, शहरों का विकास नहीं पा रहे, और उन्होंने सारा ठीकरा फोड़ दिया अधिकारियों पर और अप्रत्यक्ष शब्दों में मुख्यमंत्री पर। तो इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, इशारा साफ है, दिल्ली दरबार को थोड़ा सा शांत करेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद ये जो पहला वार जो करेंगे, जो बड़ा हमला, राजनीतिक हमला करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ पर करेंगे। और योगी जी भी इतने टेंशन में आ गए, आपको देखना पड़ेगा कैसे टेंशन में आ गए। गोरखपुर से वो सांसद रहे, मुख्यमंत्री बन गए, सांसदी का मुंह उतना छूट नहीं पा रहा था। अगर उनके बस में होता तो वो भी संविधान संशोधन करवा लेते, कि कहते कि मुख्यमंत्री सांसद भी रह सकता है, विधायक भी रह सकता है और मुख्यमंत्री भी रह सकता है, लेकिन मजबूरी थी, नहीं करवा पाए। बीजेपी आला कमान ने रवि किशन को भेज दिया, रवि किशन वहां से सांसद है, चुने हुए सांसद है। चुने हुए सांसद की अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा होती है। अब ये जब गोरखपुर जाते हैं, मंच पर रवि किशन मौजूद रहते हैं, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी उन्होंने कह दिया कि नाले पे रवि किशन ने घर बना रखा है। अब रवि किशन फिल्म अभिनेता रहे, और मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि गोरखपुर में जो उनका घर बना हुआ है वो नाले पर नहीं बना हुआ है, नाले पर बोर्ड है, घर अंदर जाकर बना हुआ है। हाँ, शीश महल आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि जो पूरा घर जो है उसमें शीशे का काम बहुत ज्यादा हो रखा है, तो महाराज जी भी शीश महल कहते हैं। लेकिन आप अपने ही सांसद पर यह आरोप लगाएंगे कि उन्होंने नाले पर घर बना रखा है। अब क्या करे रवि किशन, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नहीं, महाराज जी है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये उनकी बौखलाहट है। वो भी दिल्ली दरबार से भेजे गए नेताओं पर, लोगों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली दरबार यहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही दिल्ली में बाकी फ्रंट पे
थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो फिर सीधा कूच करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ साहब की विदाई। और उस विदाई का असर किस पे पड़ेगा, किस किस को जाना पड़ेगा। लखनऊ की राजनीति के एक दिग्गज नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनके बारे में बीजेपी के एक बहुत पुराने नेता ने, अब वो उस दुनिया में नहीं है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कई 10 साल पहले की बात है, जब नया नया कैरियर शुरू किया था, कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपने नीचे की जमीन को खत्म करते गए और ऊपर बड़े नेता बनते चले। ये बड़ी दिलचस्प थ्योरी। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इतना शानदार उन्होंने काम किया कि उसके बाद 13-14 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन नहीं पाई, वापस नहीं हो पाई। इतना शानदार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया था। जब उनको झारखंड का प्रभारी बनाया गया, तो बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, कारण मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा अजीब सा कारण है, लेकिन उनके पीछे पड़ गए और बाबूलाल मरांडी की विदाई हो गई। और उसके बाद हालत ये हो गई कि कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को वहां की सत्ता के लिए तरसना पड़ा, और वापस भी आई तो गठबंधन की सरकार थी, कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए थे, और पिछले 2 बार से वहां पे विपक्षी मोर्चा जो है वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चला रहा है। और अभी 10 सेकंड पहले की ब्रेकिंग में मैं दर्शकों को बता देता हूं, जो हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह साहब ने अपने कमरे में संसद भवन परिसर के अंदर जो उनका कार्यालय है, वहां पर सभी दिग्गज मंत्रियों की बैठक बुला ली है। जेपी नड्डा वहां पहुंच गए हैं, किरण रिजिजू वहां पहुंच गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल वहां पहुंच गए हैं, और भी कई मंत्रियों के वहां पहुंचने की संभावना है। तो जो राहुल गांधी को जो मनाने गए थे ना मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, और खड़गे साहब और राहुल गांधी से जो बातचीत हुई थी, जिसके बाद खबर प्लांट करवाई गई थी कि समझौता हो गया, शायद वो समझौता हुआ नहीं है, तो उस मामले को लेकर आगे किस तरह की रणनीति तय की जाए, क्योंकि ये सप्ताह तो चला ही गया, तो आगे किस तरह की रणनीति तय की जाए, उसको लेकर अमित शाह साहब के कमरे में बैठक हो रही है। जस्ट अभी 10 सेकंड पहले की ब्रेकिंग है जो मेरे मोबाइल पे आई है। तो ये बैठकों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ साहब के साथ क्या होगा मैं बता चुका हूं, और योगी आदित्यनाथ जैसे ही यूपी से दिल्ली आना स्वीकार कर लेंगे, तो फिर राजनाथ सिंह साहब की सक्रिय राजनीति से विदाई अब तय मान लीजिए। उनके बेटे जो कि उत्तर प्रदेश से विधायक है, जो भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, ज्यादा संभावना ओबीसी और दलित की है। उनकी कैबिनेट में उनके बेटे नीरज सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय का पद छोड़कर, रक्षा मंत्री का पद छोड़कर उपराष्ट्रपति भवन में जाकर बैठेंगे, और योगी आदित्यनाथ जब कैबिनेट में आएंगे तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि उनको रक्षा मंत्री का पद दे दिया जाए। ये सब समझौते के फॉर्मूले हैं, और ये सब तब होगा जब सब कुछ आराम से हो जाएगा। अगर योगी जी लड़ने अड़ने भिड़ने की कोशिश करेंगे गुजराती लॉबी से, तो ये जो ऑफर है, हो सकता है ये ऑफर वापस हो जाए, और फिर उनको या तो कुछ ना मिले, या मिले तो बहुत ही कमजोर मंत्रालय मिले, पशुपालन जैसा, मध्यम उद्योग धंधे जैसा, इस तरह का कोई मंत्रालय थमा दिया जाए और कहा जाए कि ठीक है काम कीजिए। उनके साथ भी वही हालत होगी जैसे आज उन्होंने मंत्रियों अधिकारी तैनात कर रखे हैं जो मंत्रियों की बात नहीं मानते। तो जब वो केंद्रीय मंत्री बन के आएंगे तो पता लगा उनके मंत्रालय का जो सचिव होगा वो भी उनकी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल। और कई मंत्रालयों की हालत तो ये है कि सचिव अपने मंत्री का ही फोन नहीं उठाते, फिर 1 घंटे बाद कॉल बैक करते हैं कि सर आपने फोन किया था। तो ये हालत भी बड़ी दिलचस्प है। हो सकता है पूछ लेते हो कि साहब उनका फोन आया, क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब कल ऊर्जा मंत्री के जो मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की, उसके बाद उनका एक और वीडियो आया है, उस पर चर्चा दर्शकों के साथ करना बेहद जरूरी है। तो मैं कहूंगा वो दूसरा वीडियो है वो जरूर आप देख लें। उन्होंने कहा है कि अगर मैं बिगड़ा तो राष्ट्रपति भवन भी नहीं बचा पाएगा। इस बार तो और टेढ़ी आवाज दे दी है। जो दूसरा वीडियो है, जो दूसरे में उन्होंने स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं बिगड़ा तो मैं ऐसा कर दूंगा कि राष्ट्रपति भवन भी बचा नहीं पाएगा। और ये जब वीडियो वायरल हुआ तो तत्काल आज मुख्यमंत्री ने सभी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को तलब किया है, उनके साथ बैठक जारी है। देखेंगे इस बैठक का लब्बुलुआब निकल के क्या आता है। और हास्यास्पद तब हो जाता है कि अगर सीएमओ को सस्पेंशन की बात आती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी होता है और वहां बैठक होती है। ऊर्जा विभाग के ऊर्जा मंत्री अपने अधिकारियों के पेच कसने का प्रयास करते हैं तो बैठक मुख्यमंत्री बुलाते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरा सरकार मुख्यमंत्री में समाहित है कि सरकार में मुख्यमंत्री समाहित है, या कोई मंत्री भी अपने काम करने के अधिकार रखता है। बेसिक शिक्षा अपना रो रहा है, माध्यमिक शिक्षा अपना रो रहा है, उच्च शिक्षा अपना रो रहा है, कृषि अपना रो रहा है, सबके अपने अपने, स्वास्थ्य अपना रो रहा है।
कोई व्यक्ति खुश नहीं है। और डिप्टी सीएम की तो सबने देख ही ली है, वो बेचारे रोज दिल्ली भागते हैं, दिल्ली से आते हैं तो इधर वाले डांट देते हैं कि तुम फिर आ गए, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम वहां भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहां भाग जाते हैं। वहां जाते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो विधायक आ जाते हैं। विधायक कहते हैं साहब हमारा तो दरोगा हमसे नहीं हटता। उन्होंने कहा देख नहीं रहे, 24 घंटे के आसपास तो बैठे हो गए प्रतिभा शुक्ला को, जो मंत्री है हमारे साथ, तो आप अपनी कह रहे हो। यहाँ बड़े बड़े डूबे जा कह रहे हैं, हाथी से डूबे जा रहे हैं। चिट्ठी कह रही है मुझे था बता दो कितना गहरा जल है। भाई मंत्री के लिए तब हुआ जब उनके पति जो सांसद हैं उन्होंने बड़ी गंभीर और कड़ी चेतावनी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से फोन किया। क्या करे, फांसी लगा ले एक दरोगा हटाने के लिए। सुबह से मंत्री बैठी हैं, 3 बजे से हम भी बैठ गए हैं। तब 1 घंटे बाद 11:35 पर, अब आधी रात पर कप्तान साहब लेटर लेके पहुंचे, वो भी किसका, चौकी इंचार्ज का। दरोगा फिर भी नहीं हटा। जिस दरोगा को लेकर धरना दिया, संतोष जी बड़ी मजेदार बात है, जिस दरोगा को लेकर धरना दिया वो फिर भी नहीं हटा, चौकी का इंचार्ज हटा पाए। फिर मंत्री जी को लगा कि धरना खत्म कर दो, ये मूर्ख पता नहीं कितने दिन बिठवा दे, हमें तो फंसा दिया है। मंत्री जी ने अपना पानी पिया, धरना उठाया और घर चली गई। ये आलम है। तो कल ही आप देखिए कि 2 मंत्री, जैसे आप कह रहे हैं कि विरोध शुरू हो जाएगा, तो 2 मंत्रियों ने कल एक तरीके की बगावत की, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत की है। धीरे धीरे ये बगावत बढ़ेगी और ये इसको केंद्र नहीं बढ़ाएगा, ये अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि काफी दिनों से अंदर आग जल रही है, अंदर उबाल आ रहा है। आपने देखा लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कितना बड़ा आरोप लगाया, कई करोड़ रुपया बताया उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लेते हैं और 50,000 गाय रोजाना दिल्ली एनसीआर में कटवा रहे हैं। बताइए, विधायक झूठ बोल रहा था तो विधायक को जेल भेजिए। 50,000 गाय कटने की बात कर रहे हैं, नहीं तो उस अधिकारी को जेल भेजिए जिस पर आरोप लगाए जा रहे। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, यहाँ सब खेल हवा में चल रहा है। संतोष जी अंतिम कमेंट, ये जो एसआईआर का फाड़ा जा रहा है और इधर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पूरे देश में लागू होगा, तो क्या होगा अगला कदम? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से मजाक का विषय बना रहा है, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख है कि बिहार में एसआईआर सही है कि गलत है, और आपने उससे पहले ऐलान कर दिया कि पूरे देश में हम लागू करेंगे। तो चुनाव आयोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो अपना इकबाल कैसे बनाए रख पाता है। विपक्षी राजनीतिक दलों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर चुनाव आयोग की तानाशाही इसी तरह से जारी रहे, चुनाव के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। और बिहार में जो तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव के बहिष्कार तक जा सकता है, तो अगर इस स्थिति पैदा हो जाती है, और वो भी बिहार जैसे राज्य में जो लोकतंत्र की जननी रहा है, तो जो राज्य लोकतंत्र की जननी रहा है, जिस राज्य ने भारत को और इस दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, उस राज्य में ही सही तरीके से, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर चुनाव ना हो पाए, विपक्षी गठबंधन को, सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन को चुनाव बहिष्कार के बारे में सोचने की बात कहनी पड़ जाए, तो इससे बड़ी लागत कुछ नहीं हो सकती इस देश की केंद्र सरकार के लिए। निश्चित तौर पर अगर चुनाव आयोग पीछे नहीं हटा, सरकार झुकी नहीं, तो विपक्षी राजनीतिक दल शायद वो करते हुए नजर आएंगे जो इस देश में इससे पहले कभी को नहीं मिला। यानी हो सकता है कि पहले बिहार के स्तर पर, और फिर अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले चुनाव के बहिष्कार का ऐलान विपक्षी राजनीतिक दल कर सकती है, और उसके बाद आप जीत भी जाए, तो फिर आपका इकबाल कहां चला जाएगा? जब आपका अपोजिशन टीम ही मैदान में नहीं उतरेगी, आप क्रिकेट मैच जीत ले जाइए, कप ले जाइए, लेकिन उस कप का करेंगे क्या? और तब तक सितंबर का महीना भी आ जाएगा, और सितंबर के महीने में जो होने वाला है उसका आइडिया हमारे देश के तमाम लोगों को है। खुलकर कह नहीं पा रहा, मैं जानता हूं, मैं खुलकर इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है, और सितंबर के महीने में जो होगा अगले 10, 15, 20 सालों तक इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। चलिए संतोष जी, आपने हमें समय दिया और इस बड़े मुद्दे पर बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को नमस्कार।